हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रस छंद अलंकार। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण का, हिंदी ग्रामर का। बोर्ड एग्जाम में आपका ये हर साल पूछे जाता है। 6 नंबर आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल पक्का करा देंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा आता है मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया 10 नंबर में कि वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 2 नंबर का आपका एक टॉपिक होता है, यानी 1 नंबर आपको परिभाषा का दे दिया जाएगा, 1 नंबर आपको उदाहरण का। फिर श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। रोला अथवा हरि गीत का छंद का लक्षण देते हुए इसका एक उदाहरण लिखिए। समझ में आ गया? तो ये 2 नंबर का पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये ना कि पूछा ही ना जाए, ये हर साल पूछा जाता है और आपका 6 नंबर फिक्स रहता है। 6 नंबर आपके हर साल ये फिक्स रहता है और आज के इस वीडियो को देखने के बाद में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा 6 नंबर। तो पूरा वीडियो देखो, 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण आपके लिए रस छंद अलंकार लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए रस आ चुका है। देखिए रस आपके काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, लेकिन जो चर्चित रस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, वो चर्चित रस कौन सा है? वो आपका करुण रस, हास रस और करुण रस, हास रस और एक आपका आ जाता है जो कि भयानक रस। ये 2-3 रस आपका बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे आता है रस के मामले में। तो यहाँ पर देखिए करुण रस का मैं परिभाषा आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है। देखिए इसमें एक ट्रिक भी होता है इसका स्थायी भाव लिखने का, जैसा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं पहले परिभाषा दिखा देता हूँ। देखिए इसका स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यहाँ पर देख सकते हैं शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। तब किसकी उत्पत्ति होती है प्यारे स्टूडेंट? करुण रस की। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसमें आप क्या है, इसका स्थायी भाव आप इस तरह से सिंपल से लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर समझ जाए। इसका स्थायी भाव इस तरह से लिखिएगा, आप लिखना चाहे तो। यहाँ पर देखिए गलत हो चुका है, इसको काट दीजिए। स्थायी भाव इस तरह से भी आप लोग लिख दीजिएगा, स्थायी भाव शोक। नहीं तो आप लोग इस तरीके से भी लिख देंगे, यानी परिभाषा ही दे देंगे तो एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा। हाँ, समझेगा कि बच्चे को तरीका मालूम है। समझ में आ गया? तो रस आप इसी तरीके से लिखिएगा। अब देखिए रस लिखना हमें क्या है, पूरा हमें नंबर नहीं मिलेगा। जब हम उसका उदाहरण देंगे तब हमें जाकर 2 नंबर मिलेगा। तो इसका उदाहरण देखिए मणि खोयो भुजंग सी जननी, मणि खोयो, यहाँ पर देखिए मणि खोयो भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। यानी यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से जो करुण रस है, यहाँ पर पीड़ा, दुख, पूरा यही सारे से रिलेटेड रहता है। अब देखिए आपने कई सारे उदाहरण याद, देखिए बोर्ड एग्जाम में जो आपका उदाहरण होता है, उदाहरण तो आपका एक ही पूछा जाता है, लेकिन आपने क्या है, मान लीजिए कि आपने किसी बुक से याद किया है, कई प्रकार के अलग उदाहरण होते हैं। जैसे कि एक मणि खोयो वाला हो गया और एक आपका हो गया जथा फंक भी रखा गया अतिदीन। तो कई सारे उदाहरण होते हैं। परिभाषा आप एक ही लिखिएगा, लेकिन उदाहरण आपके मल्टीपल होते हैं। तो जो आपको उदाहरण अच्छा लगे, जो कि करुण रस के ऊपर हो, यानी एक प्रकार से करुण रस पर फिट बैठता हो और करुण रस से ही आधारित हो, तो वो आप उदाहरण लिख दीजिएगा। ये नहीं कि आप यही लिखेंगे तभी जाकर आपको एग्जामिनर नंबर देगा। आपने जो याद किया है, हर एक सब्जेक्ट नहीं, हर एक जो आपका बुक है हिंदी का, उसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। विद्या क्वेश्चन में अलग होता है और उसके बाद में बुक में अलग होता है। अलग अलग जो आपके क्वेश्चन बैंक है उसमें अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिए होते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख दीजिएगा। हमें ये अच्छा लगा तो हमने ये लिख दिया। और हमें एक और मालूम है, जथा पंक बिन अख अतदीना, फन कविवर कर हीना और असमम जीवन बंद बिन तो ही, जो जड़ देव जियावन मोही। एक और ये भी क्या है, उदाहरण है। तो 2 जो आपको अच्छा लगे लिख दीजिएगा। हालांकि करुण रस का परिभाषा आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा। समझ में आ गया? 1 नंबर आपको इसके लिए और 1 नंबर उदाहरण के लिए। तो ये करुण रस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए अगला जो हमारा रस आ जाता है वो भयानक रस आ जाता है। देखिए भयानक रस, हास रस। हमने जैसा कि आपको 3 रस के बारे में बताया जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित है, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, करुण, हास, भयानक।
तो भयानक रस का भी देख लीजिए। इसका स्थायी भाव भय है, इसका स्थायी भाव क्या है, भय है। और स्टूडेंट आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, यहाँ पर हमने कलर का यूज किया तो यहाँ पर इस प्रकार मत लिखिएगा। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप ब्लैक स्केच से, ये ब्लैक स्केच है, ब्लैक स्केच से आप लिख दीजिएगा, नहीं तो आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। नीचे जो आपको हाईलाइट करने के लिए पॉइंट लगे कि हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर देखेगा, वो हाईलाइट कर दीजिएगा। देखिए इसका स्थायी भाव भय है। किसी भयजनक वस्तु को देखने, घोर अपराध करने पर दंडित होने की विचार, यानी किसी भयजनक वस्तु को देखने, घोर अपराध करने पर दंडित होने के, यानी दंडित होने के, जो दंडित होने के विचार, शक्तिशाली शत्रु या विरोधी की सामना, यहाँ पर देखिए विरोधी के सामना होने की आशंका से उत्पन्न भय की पुष्टि होने पर भयानक रस की सिद्धि होती है। यानी भय की उत्पत्ति होने पर क्या है, एक प्रकार से जो भयानक रस है इसकी सिद्धि होती है। यानी नाम से ही पता चल रहा है हमें स्टूडेंट कि भयानक रस है, यानी भय। समझ में आ गया। आपने वो सुना ही होगा भयानक रस का, एक मूवी आई थी भय, कि भैया भय का होना भी ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा, शायद कोई मूवी है, नाम याद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए उदाहरण के हिसाब से हम समझेंगे कि लंका की सेना तो कप के गर्जन से, यहाँ पर देखिए लंका की सेना तो कप के गर्जन रव से कांप गई और हनुमान जी के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। यानी लंका में भैया हनुमान जी प्रवेश लेते हैं, वहाँ पर उनकी पूंछों में आग लगा दी जाती है। तो जो सोने की लंका है भैया, जो हमारे प्यारे हनुमान जी हैं वो क्या ध्वस्त कर देते हैं, यानी पूरा आग लगा देते हैं सोने की लंका में। तो वही कहा गया कि लंका की सेना तो कप की गर्जन रव से कांप गई और हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। तो ये हमारा एक प्रकार से भयानक रस है, जो कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर भय की उत्पत्ति होती है उसी को भयानक रस कहा जाता है। किसी भयजनक वस्तु या कोई अपराध कर देने पर उसके दंडित होने की जो विचार, एक प्रकार से जो भय बना रहता है। मान लीजिए आप क्या स्कूल में गए, स्कूल में आपके टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने उसकी याद नहीं किया है, उस पर आपको जो टीचर दंड देगा उसी को भय कहा जाता है। सिंपल सा फार्मूला आप समझ लीजिएगा, इसी को भयानक रस कहा जाता है। समझ में आ गया। तो देखिए जो आपके दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रस थे हमने बता दिया है, एक आपका भयानक रस, एक आपका करुण रस। सबसे बेस्ट तरीका है, और आपने जैसा कि मैंने आपको करुण रस में बताया, जो भी आपको उदाहरण पता हो आप उदाहरण लिख दीजिएगा, लेकिन परिभाषा एक ही लिखिएगा जो कि इसी तरीके से होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो कि छंद के बारे में। देखिए छंद भी आपका बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छंद भी बोर्ड एग्जाम में क्या है, कितने नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का पूछा जाता है। 1 नंबर आपको दे दिया जाता है परिभाषा, 1 नंबर जब आप चौपाई में यानी उदाहरण लिखते हैं उसका मात्रा लगाते हैं तो 1 नंबर इसमें भी दे दिया जाता है। और 1-1, 2-2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपको छोड़ना नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। उससे 1 नंबर का हाल पूछे जो 1 नंबर से फेल हो जाता है, 1 नंबर से टॉपर रह जाता है और 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन से रह जाता है। तो छंद में देखिए सर स्टूडेंट, सबसे पहला जो छंद आपका चर्चित छंद है, जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं पेपर में पूछा गया है कि रोला अथवा करके दोनों में से किसी में एक को करना है, तो मैं एक ही कर रहा हूँ रोला वाला। देखिए हालांकि इसमें वीडियो में हम आपको 2 बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोला का देखिए, रोला एक सममांत्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13, यहाँ पर देखिए प्रत्येक चरण में, यहाँ पर देखिए प्रत्येक चरण में 11 और 13 की विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। क्या इसके 24 मात्राएं होती हैं इसके प्रत्येक चरण में। यहाँ पर ये नहीं कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, यहाँ पे एक लाइन में, यानी जो उदाहरण होगा हम उदाहरण के साथ में आपको समझाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए उदाहरण है कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी और निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, निज बल से बलमेट विधर्मी क्या है, मुगल कुराजी। यहाँ पर बताया क्या गया, सबसे पहले क्या है, उदाहरण के साथ जब आप समझेंगे तो ज़्यादा इसमें क्या अच्छा रहेगा। उदाहरण देखिए कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, इसके क्या है 11 और 13, यहाँ पर क्या है आपको 11 मात्राएं, इसमें 13, 24 मात्राएं क्या हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो आपका एस वाला सिंबल है, यानी जो ये एस वाला सिंबल है ये 2 कहा जाएगा और ये वाला 1 कहा जाएगा। आप लोगों को भी पता होगा, हाई स्कूल में आपने पेपर दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 11 नंबर इसमें मिल गया, कॉमा लगाया, आप देख सकते हैं। जिन्होंने, देखिए यहाँ पर 13 होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, 13 हो गया। तो 13 और 11, 11 3 1 4 1 2, 24 मात्राएं इसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है। निज बल से बल बेट विधर्मी मुगल कुराजी, तो इसमें भी हमें क्या 11 मात्राएं ढूंढना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद में देखिए 9, फिर 9 2 11, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हमें 13 होना चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, टोटल यहाँ पर हमारा 24, यानी 24 मात्राएं हमें रोला में लाना है। और जब रोला को क्या है, आप परिभाषा जब देंगे तो रोला को सबसे पहले क्या है, आपको परिभाषा नहीं, परिभाषा क्या आपको उदाहरण के सहित देना है। परिभाषा आपने लिख दिया, परिभाषा क्या है, इसमें क्या दोनों जब साथ में मिलेगा, चाहे उदाहरण भी हो या परिभाषा, तब जाकर आपका रोला कंप्लीट होगा, परिभाषा और उदाहरण के सहित में। ये आपका रोला हो गया। रोला एक सममात्रिक छंद, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम या 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 क्या होता है, विराम होता है, और 24 मात्राएं होती हैं एक एक लाइन में। हमने उदाहरण दे दिया है। रोला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका छंद है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद में देखते हैं अगला, देखिए दूसरा है हमारा सोरठा। सोरठा भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। सोरठा देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, यदि आप यही तैयार कर लेते हैं तो 6 नंबर आपका पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। समझ में आ गया, 6 नंबर आपका फिक्स है। बस आपको जो मैं बताता हूँ उसको आप तैयार करते जाइए। देखिए सोरठा जो छंद है आपका, जिस छंद में पहले, सोरठा छंद का परिभाषा देखिए कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, उसे सोरठा कहते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करना है, आपको परिभाषा अच्छे से कंप्लीट पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए क्या है कि जिस छंद में पहले और तीसरे चरण में 11, यानी एक पहला, ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको, ये वाला, ये क्या पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, तो इसमें क्या 11 11, जैसा कि यहाँ पर 11 11 मात्राएं थी। सेम इसी प्रकार से कि पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए, उसे सोरठा कहते हैं। ये दोहे का उल्टा होता है, यानी जो दोहा होता है, दोहा भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। दोहे का उल्टा, जैसे कि दोहा में 13 आगे होता है, वहाँ पर 11 होता है, यहाँ पर क्या है, आगे पहले 11 हो गया, फिर यहाँ पर 13 हो गया है। समझ में आ गया, उदाहरण के सहित में हम समझेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, जे ही सुमिरत सिद्ध हुई, जे ही सुमिरत सिद्ध हुई, गणनायक करिवर वंदन, और करहु अनुग्रह सोई बुद्धि, और रास शुभ गुण बदन। यहाँ पर देखिए राव, यहाँ पर देखिए रास शुभ गुण संदन। तो ये हमारा क्या उदाहरण हो गया। यहाँ पर जो मात्राएं यहाँ पर पूछा गया है कि पहले ये देखिए, ये आपका पहला चरण है, फिर ये आपका तीसरा, देखिए 1 2 3, तो पहले तीसरे, दूसरा चौथा, यहाँ पर हमें क्या करना है, 11 मात्राएं ढूंढना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11, 11 हो गया। इसमें भी क्या करना है, 11 मात्राएं ढूंढना है। यहाँ पर देखिए कॉमा लगा है, 2 2 4 2 6 6, यहाँ पर नहीं, ये देखिए ये हटा दीजिए, यह कॉमा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी हमारा 11 हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, 13 मात्राएं ढूंढना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। देखिए 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी क्या है, पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में क्या है, 13 13 मात्राएं होनी चाहिए। हमारा ये सोरठा भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी। बस आप इसी तरीके से क्या है, छंद को हल कीजिएगा। तो 2 छंद हमने महत्वपूर्ण छंद के बारे में आपको बता दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छंद तैयार कर लीजिएगा, अपना 2 नंबर फिक्स कर लीजिएगा। अब हमारा आ जाता है अलंकार। देखिए अलंकार हमारा आ चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में। ये भी आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। कौन कौन से अलंकार है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दूं। अलंकार आपके कई सारे अलंकार होते हैं, अनुप्रियास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, भृतिमान, उसके बाद में दृष्टांत, अति संयुक्त, कई प्रकार के अलंकार हैं। लेकिन जो चर्चित है एक प्रकार से, जो बोर्ड एग्जाम में आता है, वो कोई 4 ही है। एक अनुप्रियास, रूपक, यमक, उसके बाद में श्लेष। ये 4 प्रकार के, अनुप्रियास, यमक, श्लेष और रूपक, ये 4 प्रकार के अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो उसी में से सबसे पहले हम रूपक अलंकार का परिभाषा आपको बताएंगे। देखिए हमने रूपक अलंकार का परिभाषा हर एक वीडियोज में बताया है। तो यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार का परिभाषा क्या होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित या
जहाँ उपमेय और उपमान में निषेधात्मक, यहाँ पर देखिए निषेध रहित आरोप हो या वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। एक हमारे शब्द में आप लोग पढ़िए कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए, यानी कोई आभेद आरोपित किया जाए कि ये आभेद है, आरोपित किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। समझ में आ गया, जहाँ पर आभेद हो रहा है। उदाहरण के साथ में हम समझेंगे। देखिए, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी और पकड़ प्रकट न लाज निशा अवलोकी। यहाँ पर जो अलंकार है, उदाहरण हमने इस तरह से लिखा है। उदाहरण आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आपने मान लीजिए किसी और अपने बुक या क्वेश्चन बैंक से याद किया है, तो आपका कोई और होगा अलंकार, यानी उदाहरण होगा, तो उदाहरण आप उसका भी याद कर सकते हैं। मेरे पास एक और उदाहरण है कि उदत उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पितंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। एक हमारे पास रूपक अलंकार का ये भी उदाहरण है। तो दोनों में से जो मुझे अच्छा लगेगा वो हम लिख देंगे। हालांकि मैं पेपर देने नहीं जा रहा हूँ, आप लोग देने जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा। रूपक अलंकार का परिभाषा देख सकते हैं, 2 लाइनों में, ज़्यादा नहीं है। जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। बस आप इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। हालांकि करना एक ही है। उसके बाद में देखिए यमक अलंकार। मैं इस वीडियो में भी आपको 2 बताऊंगा। 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यमक अलंकार देखिए, यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार, यानी जो जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तब वहाँ पर क्या है, यमक अलंकार होता है। यानी एक ही अर्थ 2 बार। मैं यहाँ पर दिखा दूँ उदाहरण। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद खले। यानी यहाँ पर देखिए काली फिर घटा, यहाँ पर 3 बार, यानी एक अर्थ का कई। यहाँ पर देखिए जब एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार, ये 2 हो गया, इससे अधिक बार तीसरा हो गया, तो बार बार भिन्न अर्थों को प्रयुक्त होता है। घटा हो गया, फिर घमंड, फिर घटा, भिन्न भिन्न अर्थों को प्रयुक्त होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। समझ में आ गया। उदाहरण के साथ जब आप समझेंगे, 1 नंबर आपको किसके लिए दिया जाता है, उदाहरण के लिए। 1 नंबर आपको परिभाषा के लिए दिया जाता है। तो यही प्रकार है यमक अलंकार का भी देख सकते हैं। छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़े में नहीं है। काफ़ी जो हमारी स्टूडेंट है वो घबरा जाते हैं कि सर रूपक अलंकार, छंद और इसका रूपक अलंकार, छंद यानी छंद और रस कैसे लिखेंगे। तो देखिए काफ़ी आपका ये एक प्रकार से नॉर्मल है। ये हमने क्लास 9th में हमने याद किया था और अभी तक मुझे याद है। हालांकि मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है, फिर भी हमें याद है और ये मैं क्या तैयार करता रहता हूँ। तैयार मैंने एक बार किया था, मैंने बार बार नहीं, सिर्फ एक बार 9th में तैयार किया था और अभी तक याद है। जिन भी विद्यार्थी को याद होगा उनको भी पता होगा। रूपक अलंकार का भी परिभाषा हमने बता दिया है। करुण रस का भी हमने परिभाषा बता दिया, इसका उदाहरण भी दे दिया है। फिर इसका भी हमने बता दिया भयानक रस की कि लंका की सेना तो कप के गर्जन से रौं से काँप गई और हनुमान जी के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने भयानक रस, यहाँ पर क्या है, रस छंद अलंकार का हमने पूर्ण रूप से परिभाषा उदाहरण दे दिया है।